एवरीवन, वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की ज़िंदगी और उनके करियर के सफ़र से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सिनेमा और रंगमंच, इन दोनों का हमेशा से ही एक अटूट नाता रहा है। अभिनय में रुचि रखने वाले रंगमंच का रुख करते हैं, वहीं इसी रंगमंच ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए हैं। और देश में रंगमंच और अभिनय की बारीकियां सिखाने वाली देश की अग्रणी संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने हाल ही में अपने वार्षिक समारोह रंग महोत्सव का कामयाब आयोजन किया। इस बार ये रंग महोत्सव का 25वां आयोजन था, जिसका जश्न कुछ यूं मनाया गया कि देश के 15 शहरों में 150 से ज़्यादा नाट्य प्रस्तुतियां पेश की गई। लेकिन सबसे ख़ास जो रहा वो इसका समापन समारोह रहा, जिसमें जन भारत महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां 2000 परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप्स ने एक ही साथ वर्चुअल माध्यम से प्ले किया। तो किस तरह का रहा ये पूरा आयोजन, इस पर ख़ास बातचीत की है हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध अभिनेता परेश रावल जी से और साथ ही साथ निर्देशक चितरंजन त्रिपाठी जी से। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा हर साल आयोजित होने वाला भारत रंग महोत्सव इस बार भी कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। इस बार ये रंग महोत्सव कई मायनों में खास रहा। भारत रंग महोत्सव के 25 वर्षों का जश्न कुछ यूं मनाया गया कि थिएटर का ये महाकुंभ देश के 15 शहरों में चला, जहां विभिन्न रंग प्रस्तुतियों ने रंग रसिकों को रस विभोर किया। इस रंग महोत्सव में कार्यशालाओं, चर्चाओं और मास्टर कक्षाओं के साथ साथ देश दुनिया के 150 से अधिक कई मनमोहक नाट्य प्रस्तुतियों का मंचन हुआ। वहीं भारत रंग महोत्सव का समापन दिवस सबसे खास रहा। रंगमंच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन भारत महोत्सव का आयोजन हुआ। जहां करीब 2000 परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप्स ने वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एनएसडी द्वारा किया गया ये अपने आप में विशेष प्रयोग था, जो कामयाब रहा। सिनेमा से लेकर रंगमंच तक गहरा अनुभव रखने वाले परेश रावल जी हमारे साथ हैं, एनएसडी के अध्यक्ष हैं। सर, 25 वर्ष का रंग महोत्सव हो चुका है और कामयाबी के साथ ये आयोजन हुआ। 15 शहरों में आयोजित हुआ, आपकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? आप ये बात कही थी, जो सही बात है, मेरी अध्यक्षता में हुआ है, लेकिन इसका सफल आयोजन करने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। हमारे डायरेक्टर मिस्टर चितरंजन त्रिपाठी, हमारे रजिस्ट्रार प्रमोद मोहंती साहब और जितनी भी पूरी टीम है, सबको, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ मैमथ टास्क टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल इन 15 सिटीज एंड अलग अलग किस्म के प्ले लेके जाना, लॉजिस्टिकली लोगों का ट्रैवलिंग, रहने का, ये सब आपको कुछ कठिनाइयां आती है, लेकिन फिर भी जो भी हमें सक्सेस मिली, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द टीम, ये मैं कहना चाहूंगा ना। एज अ अध्यक्ष आई एम थैंकफुल टू देम। सर, इस बार एक नया तरीके का आपने किया है, हाइब्रिड मोड पे आप लेकर आए हैं इसमें, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है जहाँ पे 2000 नाटक एक ही साथ आयोजित हुए हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? आई थिंक इट्स काइंड ऑफ, यूं कहिए कि रिकॉर्ड कही, वो तो ठीक है, लेकिन इस किस्म के ड्रामा माने करने का एक नया सिलसिला शुरू होगा, ऐसा मुझे लगता है। और अलग अलग किस्म के थीम लेके छोटे छोटे नाटक खेले जाएंगे। वैसे भी देखिए, आजकल लोगों का जो कंसंट्रेशन स्पैन है बहुत छोटा होते जा रहा है। उसके अंदर ये 2000 ड्रामा होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और थिएटर एज अ कल्चर उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा।
सर, आप हमेशा से ही और ज़्यादा विश्वविद्यालयों की बात कहते रहे हैं थिएटर के, तो उसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस होती है? मैं समझता हूँ थिएटर ही एक ऐसी आर्ट है जो जो बंदा ऑडियंस में बैठा है उसको इमीडिएटली कन्वे करती है कि जो स्टेज के ऊपर जो जो किरदार कर रहा है बंदा, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती, माने एक इंसान की जिंदगी में क्या क्या कठिनाइयां आती है, वो जो दूसरा बंदा बैठा है उसको इमीडिएटली कन्वे, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी मिलावट, जो सीधे सीधी बात जो कन्वे होती है वो थिएटर के जरिए ही होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मेरे लिए बड़ी अहम बात है थिएटर। और दूसरा जो हमारे बंगाल के जो डायरेक्टर थे, बहुत महान डायरेक्टर शंभू मित्रा साहब, उन्होंने कही थी कि ऑडियंस जब आती है आपका ड्रामा देखने के लिए एक अनलिट लैंप लेकर आती है, एक दीपक लेकर आती है, और जो आपका ड्रामा देख के वो दीपक जलता है, माने उनको ज्ञान होता है, कुछ प्रकाश होता है। तो जैसे यहाँ पे पर्दा गिरता है वहां पे उनके दिलो दिमाग में पर्दा उठता है कि क्या करना चाहिए जिंदगी में, कैसे हमको पेश आना चाहिए, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस किस्म की बातें जो मुझे थिएटर जितनी अच्छाई से सिखाता है उतना मुझे नहीं लगता फिल्म या दूसरी कोई बात सिखाती होगी। इसलिए मैं आई लव थिएटर। एनएसडी के निदेशक चित्ररंजन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। जन भारत महोत्सव को आयोजित करने का क्या उद्देश्य रहा आपका, ये हम जानना चाहते हैं। यही है कि हर कोने में जो भी लोग हैं वो सब इस फेस्टिवल का अंश बने, और हम जो विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं उसमें सबकी भागीदारी रहे, क्योंकि भारत की बात हम कर रहे हैं। ये भारत रंग महोत्सव है, एनएसडी एक माध्यम है, और भारत रंग महोत्सव में भारत के हर कोने से लोग मिले और इसको भव्य बनाएं। ये 25वां रंग महोत्सव था, किस तरह का उत्साह आपने लोगों में देखा इसके लिए? बहुत उत्साह, लोग तो बहुत खुश हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। समारोह का समापन एनएसडी रंगमंडल द्वारा नाट्य प्रस्तुति समुद्र मंथन से हुआ, जिसका निर्देशन एनएसडी के निदेशक चित्ररंजन त्रिपाठी ने किया। एनएसडी द्वारा हर साल होने वाला रंग महोत्सव अपने आप में रचनात्मकता का समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, जिसमें भारत के साथ ही पूरी दुनिया की वैश्विक रंग संस्कृति को एक ही मंच पर वसुधैव कुटुंबकम के अनुभव के साथ दर्शकों के सामने पेश करता आ रहा है। बिनाका गीतमाला, ये नाम सुनते ही आप में से कई लोग एक ऐसे पुराने दौर में चले गए होंगे कि जब रेडियो का दबदबा हुआ करता था और बिनाका गीतमाला से जुड़ी एक खनकती और दमदार आवाज़ भी आपके जहन में गूंजने लगी होगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। करिश्माई आवाज़ के जादूगर अमीन सयानी जी की, जो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनका निधन, उनका इस दुनिया से जाना मानो एक तरह से रेडियो के एक दौर के ख़त्म हो जाने जैसा है। जिस तरह से एक माला में चुन चुन कर मोती को पिरोया जाता है, ठीक उसी तरह से अमीन सयानी जी भी अपने प्रोग्राम गीतमाला में एक एक गीत को उसके किस्से और कहानियों से जोड़कर अपने ख़ास अंदाज में इस तरह से पिरोया करते थे कि सुनने वालों के कानों में रस घुल जाता था। बिनाका गीतमाला में उनकी शुरुआत होना भी किसी कम दिलचस्प किस्से जैसा है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही रेडियो पर बोलना शुरू कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उनके भाई हामिद सयानी भी सिलोन कंपनी के लिए अंग्रेज़ी गीतमाला का प्रोग्राम किया करते थे और उन्हें भी साथ ले आए। वहीं पर ही सिलोन ने हिंदी गीतमाला का प्रोग्राम शुरू करने की बात सोची, जिसके लिए अमीन सयानी को 25 रुपये महाना पर रखा गया। अमीन सयानी जी ने जब पहला प्रोग्राम किया तो देश भर से उनको 9000 प्रशंसा पत्र हासिल हुए और ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता इतना लोकप्रिय हुआ कि वो उनकी पहचान बन गया। ओके, साइलेंस प्लीज। रेडी फ्लोर मैनेजर, ऑडियो रेडी, रोल वीसीआर, फेड इन 3 एंड क्यू हिम। 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। अपनी खनकती आवाज और मस्ताना अंदाज से बरसों श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले दिग्गज रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी अब हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं।
रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले अमीन सयानी जी ने 91 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहा। अमीन सयानी, जिन्होंने अपनी आवाज और अंदाज से रेडियो की दुनिया ही बदल कर रख दी। बहनों और भाइयों, जी हाँ, रेडियो सिलोन और फिर विविध भारती पर प्रसारित उनके कार्यक्रम बिना का गीतमाला ने 22 वर्षों तक देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में श्रोताओं को रेडियो से जोड़े रखा। 1952 में रेडियो सिलोन से जब अमीन सयानी जी हाँ भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी और आप सुन रहे हैं बिना का गीतमाला कहते तो सुनने वाला उनकी आवाज और अंदाज में बंद कर रह जाता। सरल भाषा में फिल्मी किस्से कहानियां सुनाने के उनके अंदाज ने अमीन जी को घर घर की आवाज बना दिया और यही नहीं, आकाशवाणी को लोकप्रिय बनाने में उनकी आवाज की अहम भूमिका रही। अमीन सयानी के नाम 54,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो शोज करने का रिकॉर्ड दर्ज है। यही नहीं, उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय रेडियो शोज भी किए। 21 दिसंबर 1932 में मुंबई में जन्मे अमीन सयानी जी ने 7 साल की कम उम्र से ही रेडियो पर बोलना शुरू कर दिया था। दरअसल उनके बड़े भाई हामिद सयानी एक इंग्लिश रेडियो प्रेजेंटर थे और वही उन्हें बॉम्बे के ऑल इंडिया रेडियो ले गए, जहां से अमीन सयानी जी की शुरुआत अंग्रेजी प्रेजेंटर के तौर पर हुई। लेकिन 1952 में कोलंबो से ब्रॉडकास्ट होने वाला रेडियो सिलोन ने अपने यहाँ हिंदी फिल्मी गीत प्रसारित करने की सोची और वहीं अमीन सयानी जी को हिंदी प्रेजेंटर के तौर पर मौका मिला। बस यही शो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्मी गीतों का साप्ताहिक काउंटडाउन शो बिना का गीतमाला इतना लोकप्रिय हुआ कि पहले ही शो में देश भर से 9,000 प्रशंसा पत्र हासिल हुए। रेडियो पर बोलना मैंने 7 साल की उम्र में शुरू किया और मेरे बड़े भाई हमीद जो थे वो बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर थे अंग्रेजी में, और अंग्रेजी ही में उन्होंने मुझे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर ले जाना शुरू किया। अच्छा। और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करवाई, यानी कभी बड़े लोगों के प्ले में एक छोटे से बच्चे का रोल करा देना या कहीं चिल्ड्रंस प्रोग्राम में हिस्सा लेना, तो इस किस्म के बहुत सारे प्रोग्राम किए। और करते करते धीरे धीरे कॉलेज का ज़माना भी आया, तो तब भी बहुत सारे ड्रामे और फीचर्स और कंपेयरिंग ये वो अंग्रेज़ी में किया करता था मैं। तो इस तरह से मेरी इब्तिदा हुई। तो शुरू हुआ यूं कि लोग सोचते थे कि अंग्रेज़ी स्टेशन जो था रेडियो सिलोन का, वो उसमें इसी किस्म का प्रोग्राम आता था, 100 रुपए का प्राइज़ होता था, जिसमें करीब 400-500 लेटर्स आते थे। तो लोगों ने सोचा यहाँ हिंदी सर्विस पर करके देखे, शायद अगर 400-500 नहीं तो 40-50 लेटर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे कम पैसों में मुझे 25 रुपए फी हफ्ता वो प्रोग्राम करना पड़ा। उसमें कहा गया था कि आप प्रोड्यूस भी करेंगे, लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, और लेटर्स जो आएंगे वो सॉर्ट भी करेंगे। और 40-50 लेटर्स में क्या बड़ी बात। तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे तो बस करना है, मैं करूँगा ज़रूर। तो पहला ही प्रोग्राम जो किया हमीद भाई ने, जो मुझे अंग्रेज़ी में सिखाया था, वो सारा हिंदुस्तानी में ढाल कर हमने उसको खूब ज़ोरों में स्क्रिप्ट बनाई और सुबह 4 बजे उठकर काम करते थे उस पर। अब जब पहला ही प्रोग्राम हुआ तो कितने लेटर्स आए मालूम है? जी, कितने? अंदाजा था कि 40-50 आएंगे। 9,000 लेटर आए। अरे वाह! पहले ही प्रोग्राम में। और साहब ये प्रोग्राम चल पड़ा। उसके बाद एक साल तक इतने लेटर्स आने लगे, हफ्ते में 60,000 65,000। तो फिर क्लाइंट ने भी सोचा, हम लोगों ने भी सोचा कि लेटर्स इतने आते हैं कि दफ्तर में बैठने की जगह नहीं है, तो बेटर ये होगा कि हम कट करें कंपटीशन, उसको 1 घंटे का हिट परेड प्रोग्राम बना दें। जिसमें संगीत सीढ़ी हो और गाने ऊपर चढ़ें और नीचे उतरें पायदानों पर। तो ये हमने फिर उसको बनाया 1954 से। बिना का गीतमाला के अलावा रेडियो पर अमीन सयानी जी के कई और शोज को भी लोगों का खूब प्यार हासिल हुआ। इनमें फिल्मी मुकदमा, फिल्मी मुलाकात, सेरिडॉन के साथी, बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, शालीमार, सुपर लेग जोड़ी, सितारों की पसंद, चमकते सितारे, महकती बातें,
और संगीत के सितारों की महफिल जैसे शोज शामिल रहे। इसके अलावा सयानी जी ने सवनाश नाम की एक रेडियो सीरीज भी शुरू की थी। 13 एपिसोड की ये सीरीज HIV एड्स मामलों पर आधारित थी। इसमें डॉक्टरों और सोशल वर्कर्स के इंटरव्यूज शामिल होते थे, जहां कई NGOs ने इन सीरीज के ऑडियो कैसेट को फील्ड वर्क के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी आवाज में ये मिठास और जादू कैसे पैदा हुआ, इसका जवाब भी उन्होंने अपने एक खास अंदाज में दिया। आपने कहा कि यह आवाज़ गॉड गिफ्ट है या खुद पाई, तो भाई राज की बात बताऊं, मेरी आवाज़ कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुँचे, और यही मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है उसका राज है। किसी भी प्रोग्राम को करते वक्त उनके जहन में क्या चलता था और वो संगीत को किस नज़र से देखते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया। जीवन जो है और संगीत जो है ये एक धारा है, उसे विचारधारा कहिए या सुर धारा कहिए या जीवन धारा कहिए, जो भी कहिए, वो ज़माने के किनारों से लगकर आगे बढ़ता है। वो नदी जो है, वो धारा जो है वो बढ़ रही है आगे, तो वो जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब का ख्याल करते हुए आगे बढ़ो। तो भाई वो पुरानी चीज़ें अगर हम भूलें ना, वो तो खजाना भी हमारा, वो भी रखिए, नई चीज़ों को भी मिलाइए उसमें। देखिए, इसमें मुझे गांधी जी की एक बात याद आ रही है। वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दिमाग मेरे एक ऐसा कमरा हो जिसकी सारी खिड़कियाँ खुली हुई हों, हैं, और उन खिड़कियों से सारी दुनिया से हवाएं आएँ और जाएं। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पाँव इतने मजबूत होने चाहिए कि वो पाँव मेरी ज़मीन से उखड़े ना। अमीन सयानी जी, जिनकी ज़िंदगी हम सभी के लिए प्रेरणा की तरह से है, वहीं वो भी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों को कुछ इस तरह से बता के गए हैं। हर इंसान, हर उद्घोषक, हर प्रेजेंटर अपना अपना एक स्टाइल रख सकता है या रख सकती है। हर एक के जीवन में जो जो चीज़ें आई हैं, वो शायर ने कहा है ना कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो हम जो कुछ पाते हैं ज़िंदगी से, वो हमको देना चाहिए। जब तक हम देंगे नहीं अलग अलग स्टाइल से, अपने स्टाइल से, तब तक हम किसी की नकल करते रहेंगे, नकलची बन जाएंगे, फिर कोई हमें याद नहीं करेगा। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरे प्रोग्रामों में भी ये विविधता आनी चाहिए, एक सरलता आनी चाहिए, एक मिठास आनी चाहिए, एक इनफॉर्मेलिटी भी आनी चाहिए जहाँ जहाँ ज़रूरी हो, ताकि लोग मज़े लेकर सुने। This is your friend and compere Amin Sayani welcoming you all in this final night of competitions sponsored by the Beach Club. हिंदी में बोल, हिंदी में। अच्छी बात है। समुद्र तट गिरोह द्वारा आयोजित इस संगीत प्रतियोगिता में अबे ऐसी हिंदी बोल के कुछ समझ में आवे। करीब 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज देने के लिए भी उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। रेडियो की दुनिया में अपने योगदान के लिए अमीन सयानी को कई बड़े व प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें लिविंग लेजेंड अवार्ड, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंटल की तरफ से गोल्ड मेडल, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड शामिल है। वहीं 2009 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। अब हम बात करेंगे अपनी नटखट अदाओं और चुलबुले अंदाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांदनी, मिस हवा हवाई, रूप की रानी श्रीदेवी जी की। जी हाँ, श्रीदेवी जी, जिन्होंने अपने अभिनय और अपनी खूबसूरती से अपने निभाए हुए हर एक किरदार को अमर बना दिया। 90 के दशक में उनका दीवानापन लोगों पर सर चढ़कर बोलता था। श्रीदेवी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में फिल्में ही की और यही उनकी पहचान बनी।
चंचल आंखें, दिलकश अदाएं और चुलबुली हरकतें। अपनी अदाकारी से हर किरदार में जान डाल देने का हुनर, ये बात हो रही है उस अभिनेत्री की जिन्होंने हिंदी से लेकर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अपनी अदाकारी का परचम लहराया। वो जब जब पर्दे पर आती तो दर्शक दिल थाम कर एकटक निहारते रह जाते। उनकी डांस स्किल ऐसी थी कि जब वो नाचती तो सिनेमा घर डांस रूम में बदल जाते थे। चलो जाओ यहाँ से। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु में हुआ था। माँ बाप ने नाम रखा श्री अम्मा यंगर अयप्पन। जब ये बच्ची 4 साल की हुई तो तभी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। जिस उम्र में बच्चे पेंसिल कॉपी लेकर स्कूल जाते हैं, उस उम्र में तो वह चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई थी। वहीं स्कूल नहीं जाने का उन्हें जीवन भर मलाल भी रहा। श्री अम्मा जब बड़ी हुई तो स्क्रीन का नाम श्रीदेवी रखा गया, जो देखते ही देखते एक दिन हिंदी सिनेमा का सबसे चर्चित नाम बन गया। तमिल और तेलुगु फर्राटे से बोलने वाली श्रीदेवी ने जब हिंदी सिनेमा में काम शुरू किया तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी, इसलिए पहले उनकी फिल्मों को डब करवाया जाता था। श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हासन के साथ नजर आई थीं। बता दें कि इस फिल्म में उनके अभिनय को देखकर उनके आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। कहते हैं कि इस फिल्म के करीब 4 साल बाद 1983 में जब फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई तो हर तरफ श्रीदेवी का जलवा था। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे। जितेंद्र संग श्रीदेवी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में काम किया। इनमें तोहफा, घर संसार, मवाली, मकसद, सुहागन प्रमुख फिल्में रहीं। हाँ, मेरे सपने अलग हैं, मेरे ख्यालात अलग हैं। मुझे क्या सुख मिला तुमसे शादी करके? सुबह शाम जानवरों को पानी पिलाना। श्रीदेवी अपने हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाती थीं। 24 घंटे रोती हुई इस मनुष्य को बहलाते रहना, बस यही ना? जानकी। फिल्म नागिन में उन्होंने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया, जिसमें उन्हें एक खास पहचान मिली थी। फिल्म के गाने मैं तेरी दुश्मन के काफी चर्चे भी हुए थे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने असली सांपों के साथ स्टंट किया था। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान लगातार लेंस पहनने की वजह से उनकी आंखों में भी तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म के लिए उन्होंने अपनी आंखों की भी परवाह नहीं की। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तो सपेरा, मैं नागन तो सपेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा। वहीं 1987 में उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया में एक निडर और जाबाज पत्रकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के एक गीत में वो एक मशहूर डांसर सिंगर मिस हवा हवाई बनी थी। इस गाने के जरिए श्रीदेवी ने अपने फैंस को काफी इम्प्रेस कर दिया था। उस समय ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। 1989 की फिल्म चालबाज श्रीदेवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी। इसमें उन्होंने 2 जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई थी। इस किरदार को श्रीदेवी ने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ अमर बना दिया, बल्कि आगे की पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए उदाहरण के रूप में भी पेश किया। उसके बाद श्रीदेवी को रोकना बहुत मुश्किल था। उसी दौर में उनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई चांदनी। इस फिल्म में वो इतनी खूबसूरत दिखी कि उनका जादू सभी पर चल गया। इसमें उनकी एक्टिंग से लेकर डांस तक के चर्चे थे।
उस वक्त ये फिल्म नौजवानों में चर्चा में रही। श्रीदेवी ने एक के बाद एक आकर्षक लुक्स को अपनाया, लेकिन उनके द्वारा पहनी गई पीले रंग की शिफॉन की साड़ी ने सबसे ज्यादा वाहवाही बटोरी। ओ मेरी चांदनी ला 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 ला। चांदी के बाद उनकी सफल फिल्म थी साल 1991 में रिलीज हुई लम्हे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने दोहरी भूमिका निभाई थी, जिसमें पहले वो माँ और फिर बेटी के किरदार में नजर आईं। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। चूड़ियां खनक गई हाथ में, मोरनी बादाम बोले आजी रात में। 90 के दशक में अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों दिग्गजों ने एक साथ 13 फिल्मों में काम किया। इन्हीं फिल्मों में एक फिल्म जुदाई भी रही। साल 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली। हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद साल 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। श्रीदेवी ने फिल्म में अपनी सहज एक्टिंग से जान डाल दी थी। फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है कि जो अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन कई बार इंग्लिश बोलने की समस्या से उसकी बेइज्जती की जाती है। Next. How you doing today, ma'am? I want. I asked how you were doing today. I'm doing. You can't take all that time. I got a long line here. श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदारों को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। साल 2018 में आई फिल्म मॉम में भी उनका बेहतरीन अभिनय देखने को मिला, जहां उन्होंने सौतेली मां का सकारात्मक किरदार निभाया था। श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। बता दें कि उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2018 वो साल रहा कि जब करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अपने पीछे छोड़ गई अपनी खूबसूरत अदाओं और अभिनय का खजाना, जो आने वाली अभिनेत्रियों के लिए प्रेरणा का काम करता रहेगा। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।